आज हम ब्लड का प्लाज्मा वाला पोर्शन समझेंगे। तो अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा भी याद है ना, तो मैंने बोला था कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट, दो हिस्से होते हैं। एक बच्चे प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड का 55% होता है, और दूसरा होता है ब्लड के अंदर सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ जो कि ब्लड का 45% हिस्सा होता है। ठीक है, सो इट मीन ब्लड का जो ज़्यादा हिस्सा है ना 55% वो प्लाज्मा है। ओके, देन हमने देखा था कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर है जो कि सिर्फ प्लाज्मा का 91% होता है, एंड देन प्रोटीन्स हैं 8% और अदर सब्सटेंसेस हैं 1%। आज हमने बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिटेल में देखना है। सो क्या कहता है इट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। देखिए ना, इसमें कितना ज़्यादा पानी है, तो ये लिक्विड पोर्शन हुआ किसका, ब्लड के अंदर मौजूद होता है, यानी ब्लड का। तो कहता है प्लाज्मा जो है वो 90 to 92% वाटर है। ये एक रेंज है, अगर ऊपर वाली वैल्यू आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे तो फिक्स है, तो ये एवरेज है ना 91% और उसकी रेंज है 90 to 92%। ओके, और बचे उसमें 7 to 9% प्रोटीन्स हैं एंड 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेस हैं। अब देखें, वाटर के बारे में तो हम क्या ही डिटेल पढ़ेंगे ना, हालांकि वाटर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिटेल हम क्या ही पढ़ सकते हैं, वो बेसिक हमें सारा पता है। हमने पढ़नी है प्रोटीन्स की डिटेल, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, और हमने पढ़ना है कि वो जो 1% सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। जी बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन्स हैं। तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं। नंबर 1 एंटीबॉडीज़ हैं, ये पहली प्रोटीन्स हैं। नंबर 2 फिब्रिनोजन है, और नंबर 3 बचे एल्ब्यूमिन है। तो सबसे पहले आपने तीनों के नाम याद रखने कि ये 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। अब इनके काम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े मज़ेदार हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ साइड पे। देखें, एक चीज़ होती है जिसको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन दरअसल जरासीम को कहते हैं। ठीक है, जरासीम मतलब जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, हम उसको बेटा पैथोजन कहते हैं। तो जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन होती हैं जो कि इन पैथोजन को किल करती है, इनके साथ लड़ती है। तो इनके अगेंस्ट या इनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। ठीक है, पैथोजन के ख़िलाफ़। ठीक है, तो क्या कहता है, एंटीबॉडीज़ आर इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ डिफेंड करती हैं बॉडी को, यानी बॉडी को हिफाजत करती है अगेंस्ट पैथोजन्स, पैथोजन यानी जरासीम के ख़िलाफ़। ठीक हो गया। अब बच्चे दूसरी प्रोटीन के ऊपर जाते हैं जिसका नाम है फिब्रिनोजन। तो जब हमारी बॉडी पर कोई कट लगता है ना, यानी ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, ठीक, तो बच्चे उस खून को रोकना है, क्योंकि वरना तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो वहाँ पे बच्चे ब्लड क्लोट का बनना ज़रूरी है बहुत। और फिब्रिनोजन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोट बनाएगी। ठीक है, सो फिब्रिनोजन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग करेगी। ब्लड क्लोटिंग से मुराद है कि खून का लोथरा मीन एक खून का पीस, ठीक है, इस तरह का, जो ब्लड को रोकेगा, ब्लड को ज़ाया होने से रोकेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, और ये बनाने वाली प्रोटीन है फिब्रिनोजन। अब बच्चे थर्ड प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस करवाती है। ऑस्मोटिक बैलेंस से क्या मुराद होता है, देखें, ऑस्मोटिक लफ्ज़ में 2 मतलब छुपे होते हैं। ऑस्मोटिक जहाँ भी आए उससे मुराद वाटर प्लस सोल्यूट या साल्ट होते हैं, सोल्यूट यानी साल्ट वगैरह। तो देखिए, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस रहे और साल्ट वगैरह बैलेंस रहे। यानी ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड का वाटर और साल्ट का बैलेंस है, और ये कौन करवाता है बच्चे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, मेंटेन करती है
बरकरार रखती है, बैलेंस रखती है। किस चीज़ को? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जाहिर है ये चीज़ें अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगी ना, यानी वाटर और साल्ट दोनों क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, वाटर और साल्ट। ठीक है। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन या बैलेंस करती है। जी बच्चे, अब हम देखते हैं, देखें हमने ये जो प्रोटीन पढ़ी है ना, बेसिक 3 प्रोटीन, ये हमारे प्लाज्मा का 7 to 9% बनाते हैं। ठीक। अब जो 1% है ना, उनमें बाकी सारी चीज़ें आएंगी 1% के अंदर, जिसमें साल्ट हैं, फिर ये न्यूट्रिएंट वेस्टेज हार्मोन्स हैं, और आगे भी जो भी आएगा बेटा वो उसी 1% के अंदर होगा। ठीक। तो साल्ट क्या है? यानी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर 1% के अंदर साल्ट होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी ये बहुत थोड़े होते हैं। अब 2 तरह के साल्ट हैं बच्चे, एक इम्पोर्टेंट साल्ट, प्लाज्मा साल्ट। इम्पोर्टेंट से मुराद है कि वो बहुत ज़रूरी हैं या वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। एंड नंबर 2 लिटल अमाउंट के साल्ट, जो कि इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, बहरहाल कुछ ज़रूरत है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो फिर इम्पोर्टेंट ही है ना। सो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट साल्ट कौन से हैं। तो बच्चे सोडियम है, क्लोराइड है, और बाइकार्बोनेट आइंस हैं। अब ये प्योरली रट्टे वाली चीज़ है, मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि इसको ना याद रखना है आपने, कि जो साल्ट इम्पोर्टेंट है वो सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आइन है, जबकि जो लिटल अमाउंट में मौजूद हैं बच्चे वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक है। ठीक हो गया। तो इनमें से अगर किसी बच्चे को ये सारी वैल्यू ना याद हो तो आप बच्चे इम्पोर्टेंट की सोडियम और क्लोराइड 2 याद रख लो, और लिटल अमाउंट वाले साल्ट की कम से कम 1 याद रख लो, ना होने से ये बेहतर है। तो ये साल्ट पाए जाते हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। जी बेटा, तो अब मूव करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वेस्टेज और हार्मोन्स आ जाते हैं। अब देखें, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ये तीनों चीज़ें भी मौजूद हैं। कौन सी? न्यूट्रिएंट मतलब खाने पीने की चीज़ें, यानी जो खुराक से निकली हुई चीज़ें हैं वो। वेस्टेज मतलब जो ज़ाया चीज़ें हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, बाद में उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है। और हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हार्मोन्स बच्चे केमिकल्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक खास काम होता है। ठीक है। सो अब प्लाज्मा कंटेन न्यूट्रिएंट्स, यानी इस प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसा कि ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है, लिपिड न्यूट्रिएंट है, अमाइनो एसिड जो है वो न्यूट्रिएंट है। तो अमाइनो एसिड से आपको पता है ना मिल के प्रोटीन बनती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ये चीज़ें हमारे खाने से निकली हैं। ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने बताया था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, तो हम खाना खाते हैं उनमें यही चीज़ें होती हैं ना, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, लिपिड होता है। तो वो खुराक जाती है हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक मैदे के अंदर, और मैदे से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारी खाने की चीज़ें यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो इसलिए उसने बात की है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये एंटर करते हैं ब्लड के अंदर, कहाँ से? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। अब जो वेस्टेज हैं वो कहाँ से आए? बच्चे सेल्स ने पैदा किए हैं। कैसे पैदा किए? तो जब ये सेल ये खुराक इस्तेमाल करता है तो एज अ रिज़ल्ट उसका कोई ना कोई वेस्ट भी पैदा करता है, तो वो भी प्लाज्मा के अंदर डाल दिया जाता है। प्लाज्मा मतलब ब्लड का पार्ट है ना, तो जो वेस्ट सेल पैदा करते हैं बच्चे उसको भी ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा, ब्लड के भी आगे प्लाज्मा के अंदर। अब थर्ड चीज़ है हार्मोन्स। हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करने वाले का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की पहचान ही यही है कि ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं ना वो बच्चे डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, वैसे तो इसकी बहुत डिटेल है लेकिन अभी के लिए वो मुनासिब नहीं रहेगा, टॉपिक कहीं और को चले जाएगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पहचान क्या है कि उन्होंने जो केमिकल जो हार्मोन्स पैदा करने हैं उनको ब्लड के अंदर डाल देना है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, लिहाजा ये हार्मोन्स आपको प्लाज्मा के अंदर नज़र आएंगे।
जी बच्चे, अब आखिरी चीज़ रेस्पिरेटरी गैसेस है, और ये भी बेटा उसी 1% में आ रहा है। जो 1% अदर सब्सटेंसेस है ना, दूसरी चीज़ें, उनमें रेस्पिरेशन की गैसेस भी आ रही। तो बच्चे रेस्पिरेशन की तो दो ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड हम पैदा करते हैं जिसको हमने बाहर निकालना होता है। जी तो वो हमें कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा। पॉइंट टू नोट के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ स्मॉल अमाउंट होती है प्लाज्मा के अंदर, थोड़ी अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं होती ऑक्सीजन और बहुत ज़्यादा नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा की बात हो रही है, हम सिर्फ प्लाज्मा पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक में, तो सिर्फ लिटल या स्मॉल अमाउंट होगी, ठीक। अब देखते हैं, ऑक्सीजन इज़ मेनली कैरिड बाय आरबीसीज। आरबीसीज का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल्स। अब मैं आपको पीछे ज़रा लेके जाऊं, और मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा है और दूसरे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर है रेड ब्लड सेल, ठीक। तो हम तो आज प्लाज्मा पढ़े ना, देखें टॉपिक का नाम क्या है, ब्लड प्लाज्मा, तो हम प्लाज्मा पढ़े। तो प्लाज्मा के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी के रेड ब्लड सेल कैरी करते हैं, ठीक है। सो क्या बात वो कहता है कि ऑक्सीजन इज़ मेनली कैरिड बाय रेड ब्लड सेल, ज़्यादातर ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल लेते हैं। बट अबाउट 1.5% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी ऑक्सीजन का सिर्फ ये थोड़ा सा परसेंटेज, थोड़ा सा हिस्सा होता है बस प्लाज्मा के अंदर, जबकि ज़्यादा तो ऑक्सीजन किसने ले ली है? रेड ब्लड सेल यानी आरबीसीज ने, ठीक है। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कहता है सिमिलरली अबाउट 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड एज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, ठीक। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ इतना थोड़ा सा परसेंटेज 5 to 7% जो है वो प्लाज्मा में होगा, ठीक है। और किस शक्ल में होगा? बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में होगा। अब बच्चे बाइकार्बोनेट आयन कैसे होते हैं? देखें, जहाँ पे ये कार्बोनेट होता है ना, वहाँ पे हम CO3 लिखते हैं, और साथ में अगर बाय आ जाए, बाइकार्बोनेट आ जाए, तो बच्चे उसको HCO3 लिखा जाता है। तो अब आप गौर करना, तो ये बना बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, इसके ऊपर ना नेगेटिव साइन भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, सॉरी। तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी एक कार्बन है और ऑक्सीजन 3 में से अगर मैं 2 निकालूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो दरअसल यही बात लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस शक्ल में है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और प्लाज्मा के अंदर कितने परसेंटेज है? जस्ट 5 to 7% है। जी बच्चे, साथ ही आपने ये वाला साइड बॉक्स देखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सीरम का जिक्र हुआ है। तो अब सीरम होता क्या है? कहता है इफ़ फिब्रिनोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। तो हमने देखा ना कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं, और उनमें से एक प्रोटीन है फिब्रिनोजन। अगर मैं ब्लड प्लाज्मा में से कोई केमिकल टेस्ट के ज़रिए या किसी तरीके से इस फिब्रिनोजन को रिमूव कर दूँ, तो बाकी सारा प्लाज्मा का दूसरा नाम बन जाता है जिसको हम सीरम कहते हैं। अब लास्ट बात कि ये टॉपिक लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो आंसर इज़ ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।